हेलो एवरीवन, मैं पुष्पक भट्ट प्रोफेसर राजेंद्र सिंह साइंस एक्सपर्टाइज से आपके साथ जुड़ा हूँ। आज हम हमारे घर के कुछ चीज उपयोग करके एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। काफी मजेदार एक्सपेरिमेंट है, आप एक घर में आसानी से कर सकते हो। उसके लिए हमें कुछ 2 ग्लास चाहिए, 2 एग्स चाहिए। इनका साइज सेम होगा और करीब करीब इनका वेट भी सेम होगा। और नमक चाहिए, कॉमन साल्ट, उसके साथ साथ टैप वाटर। फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, दोनों ग्लास में हम पानी सेम लेवल पे डालेंगे। ओके, समझ जाओ, मेरे राइट साइड में जो ग्लास है वो हम उसको ए लेते हैं और लेफ्ट में है वो बी। ओके, तो दोनों इसमें हमने पानी भर लिया, नॉर्मल वाटर, टैप वाटर। अब मैं एक जो लेफ्ट साइड में है बी में मैं थोड़ा नमक डालूंगा। ओके, आपको नमक डालना है पूरा सैचुरेशन तक, मतलब जितना वो सैचुरेट होता है वहां तक डालना है। उसको मिक्स करते जाना है। हमने दोनों कांच ग्लास इसलिए लिया है ताकि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो अच्छी तरह से हो सके। ओके, सो वी ट्राई करते हैं। हमारे पास 2 एग्स है, दोनों रॉ एग्स है, मतलब ये उबले हुए नहीं है। आप इसमें 2 उबले हुए भी ले सकते हो या फिर रॉ एग्स भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो ट्राई करते हैं। अब मैं ग्लास ए में डालूंगा जिसको टैप वाटर, सिंपल प्लेन वाटर है। बी में पानी है जिसमें नमक डाला है हमने। ठीक है, ट्राई करते हैं क्या होता है। ओके, वो डूब गया। सेकंड वाला भी डालते हैं, सेकंड वाला भी डीप हो गया, मतलब दोनों एग्स नॉर्मल वाटर में डीप हो रहे हैं। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम ट्राई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एग को नॉर्मल टैप वाटर में डीप करेंगे तो वो सिंक हो रहा है, और दूसरे एग को नमक के पानी डीप करेंगे। ओके, देखो आप देख पा रहे हैं कि एक अंडा जो है वो सिंक हो गया है और एक फ्लोट होने लगा है। हम थोड़ा कैमरा आगे भी लाते हैं, हम देखते हैं कि एक अंडा सिंक हो गया है और दूसरा फ्लोट हो रहा है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ऐसे क्यों हुआ। दोनों पानी बराबर है, लेकिन एक पानी सॉल्टी वाटर है और एक नॉर्मल वाटर है। तो एक इसमें अंडा डीप हो गया और दूसरे इसमें फ्लोट हो रहा है, बराबर है। दोनों एग्स का साइज सेम है, दोनों एग्स का वेट सेम है, लेकिन ऐसे क्यों हुआ। पानी में नमक डालने के बाद पानी पे अंडा क्यों फ्लोट हो रहा है, इसका आपको सवाल ढूंढना है। तो मुझे बताओ, इसका सवाल तो आप ढूंढेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बताओ, आप सॉल्टी वाटर कहाँ पे देखते हो, मतलब कहाँ पे देखने को मिलता है। एक जन यहाँ पे आपको पता होगा कि हम जब, अगर आप कभी समुद्र पे गए होंगे, समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, बराबर है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे का रीजन क्या है, मतलब समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। कोई नमक डालता है समुद्र के पानी में, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी से जुड़ी बातें, समुद्र का पानी और उसके साथ समुद्र कैसे तैयार हुआ, नदियां कैसे तैयार हुई, हमारी पृथ्वी कैसे तैयार हुई, ये इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, मुझे पहले बताओ, आपने कभी फिश पॉट देखा है। हाँ, देखा, जरूर देखा होगा। आपने फिश पॉट एक्वेटिक पार्क में देखा होगा, म्यूजियम में देखा होगा, या फिर किसी के घर में देखा होगा। उसमें अलग कलरफुल फिश होती है, कलरफुल स्टोन्स होते हैं और अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं, बराबर है। हम छोटे छोटे प्लांट्स रखते हैं उसमें फिश के लिए। तो मुझे बताओ, ये समुद्र कैसे तैयार हुए, हमारी पृथ्वी कैसे तैयार हुई, ये स्टोन्स कैसे तैयार हुए, ये मछलियां कैसे तैयार हुई, ये प्लांट्स कैसे तैयार हुए, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। इतने सारे सवाल आपको आते होंगे, कभी आप किसी को पूछा भी होगा। तो इसके सवाल के बारे में हम आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, भाई पानी तो बहुत मजेदार चीज है, मतलब पानी जैसे टेस्टलेस कोई दूसरी चीज है ही नहीं, लेकिन पानी के बिना हम रह नहीं सकते। हर एनिमल को, हर प्लांट्स को
जीने के लिए पानी चाहिए रहता है। ठीक है, अगर हम पोटैटो की बात करें, पोटैटो में 80% पानी रहता है। ओके, हमें सॉलिड तो दिखता है लेकिन उसमें 80% पानी रहता है। अगर हम टोमेटो की बात लें तो टोमेटो में 95% पानी रहता है। ओके, और हमारे इंसान के बॉडी में 60 to 65% पानी रहता है। मतलब पानी हमारे लिविंग थिंग्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट आपको भी पता चल गया। ओके, अब हम पता करेंगे कि हमारी पृथ्वी में समुद्र कैसे तैयार हुए। तो जब पृथ्वी तैयार हुई उसके ऊपर समुद्र नहीं थे, लेकिन ऐसे उसके बाद समुद्र के जो स्टोन से स्टडी करने के बाद पता चला कि जो पृथ्वी पर बहुत हजार साल पहले एक आग का गोला था और धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और उसे इर्द गिर्द बादल छाए। समझ जाओ, एक बॉल लिया हमने, इसको हम अर्थ समझते हैं, उसके इर्द गिर्द बादल छा गए। ठीक है, वहां से बारिश होने लगी। बारिश होने के बाद आग के गोले पर बारिश हो रही है तो थोड़ा ठंडा भी होगा, उससे भाप भी बनेगी, उस पानी की भाप भी बनेगी। भाप बनने के बाद और वो आसमान में चल जाएगी भाप, और भाप बनने के बाद और बारिश होगी, मतलब बादल से और बारिश शुरू हो जाएंगी। ऐसे धीरे धीरे करते करते मतलब पानी बरसता था, उसकी भाप बनती थी, उसके बाद वो आसमान में जाता था, वहां पे और बारिश आती थी, और ऐसे धीरे धीरे एक दिन 1000 साल बाद हमारी पृथ्वी ठंडी होगी। अब ठंडी होने के बाद हमारे पृथ्वी पे कई पे अलग अलग साइज के बहुत बड़े बड़े गड्ढे तैयार हुए। उस गड्ढे में पानी जमा होते गया, बराबर है। तो इसी को हम कहते हैं समुंदर या फिर तालाब। ठीक है, समुद्र बहुत बड़े होते हैं, तालाब छोटे छोटे रहते हैं, बहुत सारी नदियां तैयार हुई, बराबर है, रिवर्स तैयार हुई। उसके साथ साथ दूसरा सवाल है कि समुद्र का पानी खारा क्यों? आपको पता है समुद्र में जो अलग अलग तरफ से नदियां आती हैं तो एक समुद्र में मिलती हैं, तो नदी बहती है, नदी का पानी खारा नहीं रहता, बराबर है, नदी का पानी खारा नहीं रहता। नदी जब बहती हुई आती है तो उसके साथ कुछ मिनरल्स आते हैं, उसको हम क्षार बोलते हैं, उसका जो टेस्ट होता है वो रहता है खारा। अब बहुत सारा क्षार जमा हुआ एक जगह पे तो उसका जो टेस्ट आने लगा वो सॉल्टी आने लगा। इसीलिए हमारे समुद्र में जो पानी रहता है वो खारा रहता है। ऐसे कहा जाता है कि 1 लीटर समुद्र के पानी में करीब 1 से 2 या 3 चम्मच आपको वहां से नमक मिलेगा। तो इस प्रकार के है। और कुछ फैक्ट्स भी है, हमारे सारे पृथ्वी पे 70% पानी है और 30% हमारी जमीन है। ठीक है, अब 70% पानी लिया हमने, अगर हम पूरे पानी की बात करें तो उसमें से कुछ 97% खारा पानी है, मतलब सॉल्टी वाटर है, और सिर्फ सॉल्टी वाटर 97% है, और सिंपल मतलब प्लेन वाटर जिसे हम पी सकते हैं वो हमारा केवल 3% है। समझ गए? तो ये फैक्ट है। तो आपने अभी 2 बात जानी है, एक समुद्र के बारे में, समुद्र तैयार कैसे हुए, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, कुछ फैक्ट्स जान लिए। अब आगे हम इसके बारे में भी, अब बहुत साल पहले इंसान को क्यूरियोसिटी हुई उस समुद्र के पानी से लेकर। पहले जो इंसान थे जिन्होंने समुद्र का अभ्यास किया वो थे मैथ्यू मॉरी। वो थे जिन्होंने ओशिनोग्राफी मतलब समुद्र शास्त्र, उसको समुद्र शास्त्र बोलते हैं, ओशिनोग्राफी का शुरुआत की थी। ओके, ठीक है। उन्होंने लिख के रखा है कि समुद्र में सारे हमारे पृथ्वी जितना भी महासागर है उसमें करीब 400,000 मतलब 400,000 यूरेनियम है, 4,000 टन यूरेनियम है, तकरीबन 30,000 टन सिल्वर है और 40 लाख टन गोल्ड है। अगर आप सोचते होंगे ये तो आसान है हमारे लिए, इतना सारा संपत्ति है, निकालने के आसान है, लेकिन ये इसके बराबर है। समझ जाओ, एक ग्लास है, ग्लास में पानी है, तो उसमें हम अगर रेत रहती है ना, रेत डालते हैं ना, अगर ग्लास में पानी इतना है तो जो रेत है ना वो इसका प्रमाण है। मतलब रेत मतलब समझ जाओ गोल्ड है, यूरेनियम है, सिल्वर है, उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अभी भी हमारा इंसान जो है रिसर्च करते जाता है और आगे बढ़ के वो निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो समुद्र में डाइविंग की जो शुरुआत हुई थी
मतलब समुद्र में तैरना या फिर समुद्र की खोज में उसके अंदर जाना, उसके बेसमेंट में जाने की शुरुआत एक ट्राई करना शुरू कर दिया था। बिफोर क्रिस्ट 168 to 179 में ये सारी डाइविंग की शुरुआत हुई। ठीक है, वहां पे अभी पहले तो राजे महाराजे थे, वहां पे उनका एक रूल होता था, जो भी जितने अंदर जाएगा अगर कुछ उसको मिलता है तो उसका कुछ हिस्सा राजा को देगा। अगर आप 7 मीटर तक अंदर जाते हो आपको आधा हिस्सा देना पड़ेगा। अगर आप 1.5 मतलब 1.5 मीटर तक अंदर जाते हो तो आपको 1/3 पार्ट उसको देना पड़ेगा। अगर आप 1 मीटर पे जाते हो तो ज्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से वो लेन देन चलती थी, इस प्रकार से अभ्यास चलता था और कुछ नोट करके रखते थे, ऑब्जर्वेशन। अब आगे जाके अब स्विमिंग के लिए स्विमिंग सूट लगते गए, ब्रीथिंग पाइप्स लगते, मतलब सांस लेने के लिए पाइप्स लगते गए, गॉगल्स लगते गए। तो उसका रिसर्च कैसे हुआ, तो साल में उसको एक इम्प्रूवमेंट होते गया। तो बहुत लोगों ने प्रयास किया, इसके प्रयोग करते करते बहुत लोग की डेथ भी हुई। तो इस प्रकार थे कि एक साइंटिस्ट थे टेरेनस, उन्होंने 1536 में कुछ स्विमिंग सूट तैयार किए थे। उसके बाद उसमें इंप्रूव किया लॉरेनी 1609 में, उसके बाद बोरेलिन ने 1679 में थोड़ा इंप्रूवमेंट किया। और उसके बाद जो एडवांस एक मास्क या फिर एक अच्छा सा एक इक्विपमेंट बना वो था जेम्स एंड स्टील। इन्होंने 1829 में मतलब 1829 में बहुत एडवांस तरीके से एक स्विमिंग सूट तैयार किया। ठीक है, इन्होंने एक ऐसा बॉक्स भी तैयार किया, बहुत सील पैक बॉक्स तैयार किया, जिसके अंदर बैठ के आप कुछ मिनट के लिए वहां पे ऑब्जर्वेशन कर सकते थे। उसके आगे जाने के बाद 1620 में कॉर्नेलियस ड्रेबेल ने एक बॉक्स बनाया जिसको हम पैडल मार के पानी में चला सकते थे या फिर आगे या पीछे मूव कर सकते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं मिलते थे। उसमें भी बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, बहुत सारे लोग मरे, लेकिन इंसान की क्यूरियोसिटी रुकी नहीं। वो आगे आगे कुछ तो भी नया ढूंढने के लिए और जाता गया। एक बार एक काम शुरू हुआ 1850 में, 1860-50 में काम शुरू हुआ। साइरस फील्ड नाम के एक इंसान ने वो प्रोजेक्ट शुरू किया कि उसको जो अटलांटिक महासागर है उसके बेसमेंट से वो लोग केबलिंग मतलब केबलिंग डालने का काम कर रहे थे, बराबर है, टेलीग्राफ का केबलिंग डालने का काम कर रहे थे। तब तक इंसान को पता नहीं था कि हमारा जो सी है कितना डीप है, क्योंकि अब तक कोई उतने डीप नहीं गया था। कोई बोल रहे थे कि 600 मीटर है, कोई बोल रहा था 800 मीटर है। लेकिन जब केबलिंग का काम शुरू हुआ तो केबल डालते हुए उसको पता चला कि 3 किलोमीटर तक हमारा केबल जा रहा है। और लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते गए, वो खराब होते गया। जब बाहर निकालते थे तो कुछ नए नए प्रकार के एनिमल्स, प्लांट्स को लग के आते थे। इसका मतलब उनको विश्वास हो गया कि पानी के 3 किलोमीटर के अंदर भी एक्वाटिक लाइफ है, मतलब लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब वो काम इतना कठिन था कि उसको केबलिंग डालने के लिए टोटल 15 साल लगे थे। लेकिन वो जो साइरस फील्ड नाम के जो आदमी थे उनकी वजह से वो काम पूरा हो पाया। ठीक है, अभी फिलहाल अगर हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो उसमें एट प्रेजेंट करीब 20 के आसपास केबल्स अंडरग्राउंड किए हुए हैं। ठीक है, अब उसके आगे जाने के बाद एक और सन और फादर थे। 1954 की बात है। ऑगस्ट और जाक पिकार्ड नाम के सन और फादर थे। उन्होंने एक कुछ नया खोजने की क्यूरियोसिटी में 1957 में अमेरिकन नेवी के साथ कुछ करार किया और 1960 में जैक पिकार्ड और एक नेवी ऑफिसर डॉन वॉल्श उन्होंने 11 किलोमीटर तक वो डीप सी में उतरे। वहां पे एक बॉक्स बनाया उन्होंने, उसके साथ साथ उतरे। उनको जाने के लिए मतलब 11 किलोमीटर बेसमेंट में जाने के लिए करीब 4 घंटे 4 hours 42 minutes लगे। जब वो पहली बार उस बेसमेंट में उतरे तो उनका एक जो फीलिंग्स था ये ऐसा था कि टोटली जैसे पहली बार चांद पे नील आर्मस्ट्रांग ने पैर रखा था, वो फीलिंग्स सेम उधर थी। मतलब पहली बार उन्होंने बेसमेंट में पाव रखा था, समुद्र के बेसमेंट में। ठीक है, तब उन्होंने वहां पे काफी सैंपल्स इकट्ठा किए,
20 मिनट तक वह पानी में रहे। उसके बाद मतलब वो अपने एक जो उन्होंने एक बनाया था बॉक्स उसमें रहे, ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने। उसके बाद जब वो ऊपर आने लगे तो उनको ऊपर आने के लिए तकरीबन 3 hours 70 मिनट लगे। जब ऊपर आए तो सभी लोगों ने उनका बहुत अच्छी तरह से उनका सेलिब्रेशन किया, उनका स्वागत किया तालियां बजा। तो नोट करके गया रखा है कि द ग्रेट ब्लू व्हेल, उसके बारे में कुछ नोट करके रखा है कि वो 30 मीटर लंबी है और उसका वजन है 120 टन, उसका वेट है। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि उसकी जो टंग है, उसकी जीभ है, वो अपने हाथी जितना भारी रहता है उसकी जीभ की भारी रहती है। और उसकी ब्लड वेसल्स रहती है ना, ऐसे कहा गया है कि अगर ब्लड वेसल में अगर हम इंसान एक स्विमिंग पूल की तरह, एक लेन की तरह उसके ब्लड वेसल में तैर भी सकता है। आप इमेजिन कीजिए कि इतना बड़ा विशाल प्राणी हमारे समुद्र में अभी भी रहता है, बराबर है। मतलब छोटे से जीव से लेकर स्टार्ट हुआ था, बड़े बड़े एनिमल्स तैयार हुए पानी में। ठीक है, अब तक का रिसर्च ये बताता है कि तकरीबन जो लाइफ है 3 करोड़ के आसपास वहां पे लाइफ है, मतलब प्लांट्स, एक्वाटिक एनिमल्स, इतना खोज हो चुका है। उसको कैटेगराइज किया है, मतलब नेक्टॉन और फ्लैक्टॉन में। अब नेक्टॉन मतलब क्या, जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स है, जो एनिमल्स ऐसे हैं जो मूवमेंट कर सकते हैं और स्विमिंग भी कर सकते हैं, जो मूवमेंट कर सकते हैं और उसके साथ स्विम भी कर सकते हैं। और दूसरे है फ्लैक्टॉन, जो है जो ओनली फ्लोट हो सकते हैं, मतलब तैर सकते हैं या फिर तैरते रहते हैं, जो मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे कुछ एडवांस होते गया और एक कैप्टन कुस्नो नाम के थे साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्वालंग मतलब स्कूबा, जिसको मुंह में पाइप रखते हुए ऐसे एक मशीन बनाई गई जिससे हम सांस ले सकेंगे। ठीक है, उसको अभी बाद में जाकर स्कूबा डाइविंग भी बोला गया। ठीक है, उसका नाम एक्वालंग मतलब स्कूबा रखा गया। अब उन्होंने ये खोज हो गई कि मतलब अंदर भी हम सांस ले सकते हैं। तो एक प्रोजेक्ट, एक आइडिया लोगों के दिमाग में आई कि हम क्यों ना घर भी बना लेंगे समुद्र के अंदर में। तो वो भी शुरुआत हुई। देखो, एडवर्ड लिंक नाम के करोड़पति थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम 1962 की बात है, उन्होंने फर्स्ट टाइम कैप्टन कुस्नो के साथ कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2 और कॉन्सेप्ट 3 एक प्रोजेक्ट किया। 1 by 1 किया हमने। कॉन्सेप्ट 1 में, कॉन्सेप्ट 2 और कॉन्सेप्ट 3। कॉन्सेप्ट मतलब एक स्टार जैसा बहुत बड़ा उन्होंने घर बनाया, एक समझो एक घर बनाया जो कि पानी में रह सके, एक मशीन बनाया जो कि पानी में रह सके, हम उसमें रह के कुछ रिसर्च कर सके। तो उन्होंने ऐसे एक घर बनाया। कॉन्सेप्ट 2 के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि उसका एक 5 लोग रह सकते थे, स्टार के साइज का रहता था वो, और एक कोने में एक रूम में वो लोग रहते थे। वहां पे सारी फैसिलिटीज थी, मतलब वहां पे फर्नीचर था, वहां पे रेडियो था, वहां पे टीवी थी, वहां पे टेलीफोन था, अलग अलग रूम्स थे, वहां पे बाथरूम की भी फैसिलिटी थी। और उनके लिए फूड, अगर फूड की बात की जाए तो उनके लिए फूड भी आता था, क्योंकि वो 30 फीट अंदर थे, पानी के अंदर फूड आता था। जहाज से ऊपर एक सील पैक बॉक्स में गरम फूड, और साथ में उसके साथ न्यूज़पेपर, साथ में कुछ पोस्ट कार्ड उसको पहुंचाए दिए जाते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, अगर उनको ऑब्जर्वेशन करना है तो वहां से रूम से बाहर निकलकर कुछ स्पेशल सूट पहन के वो दिन भर वहां पे, मतलब वो उनका ऑफिस हो गया था, दिन भर वहां पे पानी में घूमते थे, वहां पे ऑब्जर्वेशन करते थे, सैंपल इकट्ठा करते थे, उसमें रात में आने के बाद उस पर रिसर्च करते थे या फिर इंफॉर्मेशन ऊपर भेजते थे। इस प्रकार से वो होता गया। सक्सेस होने के बाद कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अमेरिकन नेवी ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, सी लैब करके, मतलब समुद्र के अंदर लैब तैयार करने के लिए। ठीक है, उन्होंने 3 प्रकार के, सी लैब 1, सी लैब 2 और सी लैब 3 तैयार किया। उन्होंने जो ये किया था, लोकेशन फाइनलाइज किया था, एक नियर बर्म्यूडा आइलैंड था, बर्म्यूडा आइलैंड पर लाइन के पास में उन्होंने वो सी लैब का स्टार्ट किया था। सी लैब 1 की खासियत ये थी कि उसमें 4 लोग जा सकते थे, 59 मीटर डीप, और 11 दिन के लिए गए थे वो। ठीक है, उसके बाद सी लैब 2 प्रोजेक्ट किया, उसमें 15 दिन के लिए गए और 10 लोग गए। उसके बाद सी लैब 3 का बहुत एडवांस तरीके से उसने इस्तेमाल किया और उसमें
उसने वो वहां सी लैब 3 में वो ऑब्जर्वेशन करने के लिए गए कि हमारे ह्यूमन बॉडी पर अंडर वाटर रहने के बाद हमारे माइंड के ऊपर या बॉडी के ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है, उसका अभ्यास करने के लिए वो सी लैब का उपयोग किया था। पूरे बहुत ही स्पेशल एक्सपेरिमेंट था। उसमें उनको एक आइडिया आया, अगर हम कुछ दिन के लिए रह सकते हैं तो क्या हम सी में मतलब समुद्र में घर भी बना सकते हैं, सिटी भी बना सकते हैं। मतलब एक अंडर वाटर सिटी का एक कंसेप्ट लोगों के दिमाग में आया, अमेरिकन नेवी के दिमाग में आया। ठीक है, किसके लिए? लेकिन ये सारी चीज किसके लिए? तो ये सी की स्टडी करने, सी लाइफ की स्टडी करने के लिए। उसके साथ लेकिन जब इस प्रोजेक्ट का उन्होंने शुरू किया, मतलब एक बिल्डिंग बनाने की सोची उन्होंने, उसमें सारी फैसिलिटी होनी चाहिए थी। वो सारा प्रोजेक्ट उन्होंने बाय पेपर तैयार कर लिया था। लेकिन जब वो स्टार्ट करने गए थे, लेकिन पहले दिन क्या हुआ था कि एक इंसान को, एक साइंटिस्ट कुछ वजह से वहां पे उनकी एक्सपेरिमेंट करते करते डेथ हुई। तो उसी के साथ उनका वो जो सारा प्रोजेक्ट है वो वहीं पे रुक गया था, समझे। उसके बाद जापान में, अभी जापान को भी पता चला कि अमेरिका कुछ तो भी ऐसा कर रहा था। जापान ने 1973 में सड़को ऑब्जर्वेटरी करके उन्होंने एक लैब बनाई, ऑब्जर्वेटरी बनाई पानी में छोड़ने के लिए। वहां पे उन्होंने कुछ रैबिट्स और कुछ डॉग्स 48 आवर्स के लिए उन्होंने पानी में छोड़े। वो जब बाहर निकाले तो वो जिंदा थे, मतलब उनको लगा कि 48 आवर तक उस लैब में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1960 से 1950 में लेकर तकरीबन इस प्रकार के ट्राई सारे दुनिया में होने लगे। तकरीबन करीब 66 एक्सपेरिमेंट हुए थे। इसमें बहुत सारे लोगों एक्सीडेंट हुए, बहुत सारे लोगों की मौत हुई, लेकिन इंसान की क्यूरियोसिटी रुकी नहीं। अब एक नया कंसेप्ट उन्होंने और निकाला कि सी टूरिज्म, मतलब सी टूरिज्म का कंसेप्ट निकाला उन्होंने 1986 में कैलिफोर्निया में। उन्होंने एक जूल्स अंडर सी लॉज तैयार किया, एक होटल तैयार किया पानी के अंदर में, एक होटल। अब उसमें क्या क्या फैसिलिटी थी? उसमें रूम सर्विस, हाउस कीपिंग, कॉफी शॉप था, उसमें स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था थी। मतलब इतनी सारी व्यवस्था के साथ वो सी लैब थी, एक होटल था। जो करोड़पति लोग रहते हैं या फिर कोई सीखने वाले स्कॉलर रहते हैं, उनके लिए वो खास बनाई गई है। वहां पे वो अभी भी शुरू है। ठीक है, अभी उसके बाद इंग्लैंड के ट्विंकलटन ग्लास कंपनी का एक प्रोजेक्ट था सी सिटी नाम का। ठीक है, उनका प्रोजेक्ट ऐसा है कि एक एट अ टाइम 30,000 लोग पानी के अंदर रहने की क्षमता है। वो लैब ऐसे रहेगी, मतलब वो जो सिटी ऐसी रहेगी, कुछ पार्ट सी के अंदर रहेगा और कुछ सी के ऊपर रहेगा। वो बीच से लेके बीच, मतलब समुद्र के बीच से लेके 24 किलोमीटर तक, 24 किलोमीटर के अंतर पे रहेगी। उसमें जाने के लिए हेलीकॉप्टर से अगर आप जाओगे तो 10 मिनट लगेगा, अगर आपको ओवरक्राफ्ट से जाओगे तो तकरीबन 25 मिनट लगेगा। उन्होंने उन्हें फैसिलिटी ऐसे दी थी, 200 लोगों का 200 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, एक आर्ट गली भी रहेंगी और एक एनिमल जू भी रहेगा। मतलब यहाँ पे खासियत एक थी कि सब लोग अपने आप को पानी में ही देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम एक थी कि वहां पे जाएगा कौन? ठीक है, अब देखो इतना सारा रिसर्च हुआ, इतने सारे काम हुआ, अभी भी इंसान समुद्र से ऑयल निकालता है, रॉ मटेरियल निकालता है, अलग अलग मिनरल्स निकालता है, अलग अलग मेटल्स निकालता है, बहुत सारी मटेरियल्स निकालता है। अब हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक इस काम के लिए अपना बलिदान दिया है, जिन लोगों ने हमारी अपनी जान दी है, फिर अभी भी काम कर रहे हैं। एट ए टाइम 1500 लोग, 1500 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के पीछे, अलग अलग पूरे दुनिया में। तो वो उनके लिए हम सैल्यूट करते हैं, जो इतना काम है। अब अभी भी हमें बहुत कम समुद्र के बारे में पता है, अभी भी रिसर्च जारी है, बराबर है। तो इस प्रकार की थी हमारी इंफॉर्मेशन। अब हमने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था और एक इंफॉर्मेशन तक जाकर पहुंचे, क्योंकि एक बात निकली थी कि खारा पानी कहाँ पे रहता ज्यादातर। आपने गौर भी किया होगा कि अगर हम कभी रोते हैं तो हमारे आंसू जो पानी निकलता है, हमारे जो आई ड्रॉप्स निकलते हैं, उसका भी टेस्ट जो है जो समुद्र के पानी के जैसा होता है।
दोस्तों हम लोगों ने अभी इंफॉर्मेशन तो मिला ली, लेकिन जो स्टार्टिंग जिस चीज से हमने स्टार्ट किया था, मतलब एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का आंसर आपको ढूंढना है। तो आपको ढूंढना है कि साल्टी वाटर में ऐसी कौन सी चीज है या फिर कौन सा पावर है या फिर किस वजह से, साइंस का कौन से रीजन की वजह से वो फ्लोट हो रहा है और ये सिंक हो रहा है। मैं एक हिंट दे देता हूं कि आप उसके बारे में, वाटर की डेंसिटी के बारे में सोच सकते हैं। मतलब कौन से वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, कौन से वाटर की डेंसिटी कम होगी, कौन से मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा होगी, कौन सी इसकी कम होगी। आपको एक फैक्ट बताओ, हमारे पृथ्वी पे एक डेड सी करके है जिसका सॉल्टनेस है जो नॉर्मल सी से 8 टाइम्स ज्यादा है। अगर आप उसमें कौन सी भी चीज डालोगे तो वो डीप नहीं होगी, वो फ्लोट करती रहेगी। मतलब डेड सी नाम तो रखा है, लेकिन आप उसमें तैरने भी जाओगे तो आप डूबोगे नहीं। तो एक इंटरेस्टिंग, ये भी एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। तो आपके लिए सवाल तो है, सवाल बना हुआ है, उसका आंसर आपको ढूंढना है, जल्दी से जल्दी हमें बताना है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आंसर के साथ।